भारत में रहने वाले नेपाली भाषी एवं गोरखा कम्युनिटी के लोगों की हमेशा से ये शिकायत रही है कि उन्हें भारत का हिस्सा नहीं समझा जाता या यूं कहे कि उन्हें भारतीय नहीं माना जाता है। We just speak Nepali. It doesn't mean we are from Nepal. We are like living in our country, that is India. नेपाली भाषी होने के कारण उन्हें या तो नेपाल से आए विदेशी कहा जाता है या फिर फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर चाइनीज कहा जाता है। People calling us pinkies, chowmins on a daily basis, and to introduce yourself as a Nepali in India, and people always have this there's this country right next door, so people always ask you, oh, so you are from Nepal. वैसे देखा जाए तो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हमेशा से होता आया है। जैसे कि ICSSR के एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस पर काफी ज्यादा अटैक्स हो रहे थे और लोग उन्हें खुलेआम कोरोना वायरस कहकर उन्हें हैरास और उन्हें अब्यूज कर रहे हैं। नागालैंड के 2 स्टूडेंट्स को गोरेगांव में घंटों तक फिजिकली टॉर्चर किया गया और कहा गया कि अगर तुम नॉर्थ ईस्ट वाले लोग यहाँ पर आए तो हम तुम्हें मार डालेंगे, जिस वजह से वहाँ रहने वाले डिफरेंट एथनिक और ट्राइबल कम्युनिटीज़ की एक सेपरेट आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी सारी मांगे रही। पर इन सब में एक डिमांड ऐसी भी है जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और वो डिमांड है गोरखालैंड। इस बार हम जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारा रहन सहन अलग है, संस्कृति अलग है। जब तक उनकी मांग अलग राज्य की नहीं पूरी होती है, they've been literally given an ultimatum by the police to remain inside, not to venture outside because situation might go out of control. नमस्कार, आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। आखिर क्या है गोरखालैंड और ये टर्म आया कहाँ से, कैसे हुई इस डिमांड की शुरुआत और क्यों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, करशियोंग, डुअर्स और नियर बाई एरियाज में इस डिमांड को लेकर एजिटेशन होते रहते हैं। आखिर क्यों नाखुश है वहाँ की जनता सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से और क्यों मांग करती है एक अलग राज्य की। आज हम चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विद इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द गोरखालैंड मूवमेंट। इतनी पुरानी और इतनी इंपॉर्टेंट डिमांड है तो इसे सिर्फ कुछ ही मिनटों में बताना नाइंसाफी होगी। तो ये विषय हम 2 भागों में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं पहले भाग के साथ। अभी हमने आपको बताया कि गोरखालैंड की डिमांड 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है, तो इससे ये तो पता चलता है कि इस डिमांड की शुरुआत भारत की आज़ादी से पहले ही हो गई थी। इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिमांड ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। अब घड़ी की सुई को पीछे की ओर ले चलते हैं और चलते हैं सन 1907 में। सन 1907 में तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग के एक क्लब दार्जिलिंग हिलमैन एसोसिएशन द्वारा सबसे पहले दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की मांग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कमेटी से की गई थी, जिसकी शुरुआत सोनम वांगेल लादेनला के नेतृत्व में हुई थी। उस वक्त ये डिमांड इस आधार पर रखी जाती है कि दार्जिलिंग लिंग्विस्टिकली और कल्चरली बंगाल प्रोविंस से काफ़ी अलग है। इसके बाद इस डिमांड को लेकर हिलमैन एसोसिएशन द्वारा 1917 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय से बात की जाती है। 1929 में फिर यही डिमांड साइमन कमीशन के सामने पेश की जाती है। 1930 में गोरखा ऑफिसर्स एसोसिएशन और करशियोंग गोरखा लाइब्रेरी ने हिलमैन एसोसिएशन के साथ मिलकर इस डिमांड को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया सैमुअल हुआरे के सामने रखा। इसके बाद सन 1941 में दार्जिलिंग को बंगाल से अलग कर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाने की भी मांग हिलमैन एसोसिएशन द्वारा की जाती है, जिसका नेतृत्व रूप नारायण सिन्हा करते हैं। ये डिमांड विजिटिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के सामने रखी जाती है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के बाकी क्षेत्रों से भिन्न है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ की भाषा, कल्चर और एथनिसिटी बंगाल से बिल्कुल अलग है। पर ऐसा क्यों है? क्यों दार्जिलिंग और करीबी क्षेत्रों में और रेस्ट ऑफ द बंगाल में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं? जैसा कि उनकी मातृभाषा, अधिकतम वेस्ट बंगाल में बंगाली इज़ द मदर टंग, वेयरएज इन दार्जिलिंग इट इज़ नेपाली। तो क्या दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का नहीं है? अगर आप मैप को देखेंगे तो दार्जिलिंग आपको वेस्ट बंगाल में ही नज़र आएगा। लेकिन अगर हम इतिहास को देखते हैं तो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, करशियोंग और आसपास के क्षेत्र वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में नहीं थे। ये सभी क्षेत्र सिक्किम का हिस्सा हुआ करते थे और तब सिक्किम स्वयं भी भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। तो फिर दार्जिलिंग भारत का हिस्सा कैसे बना? इसका डिटेल्ड एनालिसिस आप हमारी वीडियो हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग में देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको ऊपर आई बटन में क्लिक करने पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से वक्त वक्त पर एजिटेशन होते रहते हैं?
ऐसे कौन से सेंटिमेंट हैं जिस वजह से लोग बार बार गोरखालैंड की डिमांड करने लग जाते हैं? इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। इंडिया में रहने वाले नेपाली एवं गोरखा कम्युनिटी के लोगों को आज भी नेपाल देश का समझा जाता है और ये इसलिए है क्योंकि अधिकतम भारतीयों को इनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। इनके इतिहास को शायद ही कोई जानता हो क्योंकि ना ही इसके बारे में कहीं पढ़ाया जाता है और ना ही कोई जानने की कोशिश करता है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर गोरखालैंड की ये डिमांड इतनी पुरानी है, इतनी इम्पोर्टेंट है, तो क्यों इसके बारे में इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता? अगर इस मुद्दे को गंभीरता देकर पढ़ाया जाए तो जो लोग पूरे भारत में या विदेश में भारतीय गोरखाओं को नेपाल का समझते हैं, उन्हें भारतीय गोरखाओं की असलियत का ज़रूर पता लगेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब ऐसे हालात में नेपाली भाषी लोगों को नेपाल का समझा जाना हैरान करने वाली बात नहीं है। इसीलिए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करसियोंग, सिलीगुड़ी, तराई, डुअर्स और सराउंडिंग एरियाज में लोग अपने लिए अलग राज्य गोरखालैंड की मांग करते आ रहे हैं। आप स्वयं सोचिए कि भारत का होने पर भी अगर आपको कोई ये कहे कि आप भारत के नहीं हैं, आपका देश भारत नहीं है, तो आपको ज़रूर बुरा लगेगा। गोरखालैंड की इस डिमांड को 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन इसे गोरखालैंड का नाम सन 1980 में मिला। सन 1947 में अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेमोरेंडम सबमिट किया जाता है डिमांडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोरखास्थान, जिसकी कॉपीज दी जाती है इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू और फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान को। गोरखास्थान में तत्कालीन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की और सिक्किम को शामिल करने की मांग की जाती है। इस मेमोरेंडम को 3 सेगमेंट्स में बांटा जाता है। पहले सेगमेंट में गोरखास्थान यूनियन के फॉर्मेशन की मांग, दूसरे में गोरखास्थान में आने वाले टेरिटरी के एक्सपेंशन की बात और तीसरे में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पर चर्चा। इस मूवमेंट के प्रमुख लीडर्स थे रतनलाल ब्राह्मण, भद्र बहादुर हमाल, सुशील चटर्जी, सत्येंद्र नाथ मजुमदार और डॉक्टर सचिन दास गुप्ता। इसके बाद अरी बहादुर गुरुंग, कालिम्पोंग के एक बैरिस्टर, इन्होंने भी इस मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा। अब आती है एक पॉलिटिकल पार्टी, अखिल भारतीय गोरखा लीग, जो भारतीय गोरखाओं की आइडेंटिटी को लेकर और उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम को लेकर कई मुद्दे एक बड़े पैमाने पर उठाती है। 1952 में अखिल भारतीय गोरखा लीग के प्रेसिडेंट NB गुरुंग तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कालिम्पोंग में मिलते हैं और एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं डिमांडिंग द सेपरेशन ऑफ दार्जिलिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। 1955 में भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट श्रमिक संघ के प्रेसिडेंट दौलत दास बोखिम के द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन को, डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। वक्त बीतता जाता है और एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिमांड 1980 में प्रांत परिषद द्वारा उठाई जाती है। एक लेटर सबमिट किया जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को और प्रांत परिषद के नेतृत्व कर रहे होते हैं साहित्यकार इंद्र बहादुर राय। इसी दौरान 1977 और 1981 के बीच पश्चिम बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग दार्जिलिंग एंड रिलेटेड एरियाज। गोरखालैंड को 1980 में नाम तो ज़रूर दिया गया, लेकिन ये नाम दिया किसने और क्या हुआ था ऐसा 1980 में? दरअसल दार्जिलिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री के अनुसार सन 1980 बेहद अहम है क्योंकि 1980 में ही दार्जिलिंग में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना होती है, जिसके आने से दार्जिलिंग का पूरा पॉलिटिकल नक्शा ही बदल जाता है। सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में बनी पार्टी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी GNLF के आने के साथ ही इस मूवमेंट को एक नया मोड़ मिलता है। सुभाष घिसिंग ने ही इस नए स्टेट की डिमांड को जीवित रखते हुए इस डिमांड में स्टेट का नाम गोरखालैंड घोषित किया। इस डिमांड को लोगों तक पहुंचाने में, एक मास मूवमेंट बनाने में और सही मायनों में रिवाइव करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। सन 1986 में GNLF एक एजिटेशन स्टार्ट करती है। शांतिपूर्वक ढंग से और सिर्फ बातचीत में चली आ रही गोरखालैंड की मांग एक वायलेंट रूप ले लेती है। ये एजिटेशन समय के साथ इतना वायलेंट बन जाता है कि इस दौरान 1200 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान कई दिनों के लिए दार्जिलिंग हिल्स को बंद रखा जाता है। 1986 का आंदोलन गोरखालैंड मूवमेंट हिस्ट्री का सबसे वायलेंट एजिटेशन माना जाता है। इस आंदोलन के रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड वायलेंस के इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन 27 जुलाई 1986 को कालिम्पोंग में घटी घटना सबसे दर्दनाक मानी जाती है।
इस दिन कालिम्पोंग में कई लोग एकत्रित होकर एक रैली निकालते हैं और 1950 की इंडो नेपाल मैत्री संधि को जलाते हैं और फिर शुरू होती है सीआरपीएफ की फायरिंग, जिसमें जान चली जाती है 13 गोरखाओं की। और तब से ही इस दिन को भारतीय गोरखा शहीद दिवस के रूप में मानते हैं। वैसे इस विषय में आपको डिटेल जानकारी हमारे वीडियो द लेगेसी ऑफ सुभाष घिसिंग में मिल जाएगी, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर या फिर ऊपर कार्ड में दी गई लिंक में जाकर देख सकते हैं। 1986 के इस वायलेंट एजिटेशन का क्या हुआ था रिजल्ट? क्या गोरखालैंड मिला या फिर लोगों के हाथ लगा कुछ और? अभी तक हमने आपको जितना बताया ये सिर्फ 80 सालों की कहानी है, लेकिन इसके बाद क्या जीएनएलएफ के बाद कोई और पॉलिटिकल पार्टी आई जिसने दार्जिलिंग पहाड़ का नक्शा बदल दिया? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उत्तर बंगाल और सिक्किम से रिलेटेड ऐसे ही अन्य विषयों पर हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया।